हेलो फ्रेंड्स, सीटीजी कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम साइंस बायोलॉजी की क्लास पढ़ रहे थे और साइंस बायोलॉजी की क्लास के कंटिन्यूएशन में हमने लास्ट क्लास के अंदर हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि सहायक पाचक ग्रंथियों को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हम शुरू से क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम शुरू से अब तक पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे सामने कि जो हम पढ़ चुके हैं शुरू से, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये हमारे ओरल कैविटी का पोर्शन है। तो हम ओरल कैविटी जो है उस ओरल कैविटी को पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओरल कैविटी के बाद में हमने क्या क्या पढ़ा था? ओरल कैविटी में जो स्ट्रक्चर आई थी, जैसे हमारे टीथ आए थे तो हमने टीथ पढ़ा था, हमारी टंग आई थी तो हमने टंग पढ़ लिया था। उसके बाद में ये वाला पोर्शन फेरिंग्स का आ गया। हम सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, हम जो हमारी लार ग्रंथियां हैं उन लार ग्रंथियों को पढ़ चुके हैं। हम फेरिंग्स से होते हुए ये वाला फेरिंग्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से में किया था? हमने बताया था कि एक होता है आपका नेजोफेरिंग्स, एक होता है आपका लैरिंगोफेरिंग्स, एक होता है आपका ओरोफेरिंग्स। 3 पार्ट में हमने फेरिंग्स को डिवाइड कर लिया था। फेरिंग्स जो है वो किससे कनेक्ट होती है? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस कहाँ के ओपन हो रही है? ईसोफेगस इस वाले पोर्शन में ओपन हो रही है। ये पोर्शन क्या है हमारा? ये पोर्शन हमारा स्टमक है। तो ईसोफेगस किस में ओपन हुई? ईसोफेगस आकर के स्टमक में ओपन हुई। स्टमक जो है, अब स्टमक हम पढ़ चुके हैं। हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था? हमने ओरल कैविटी से शुरुआत की थी और ओरल कैविटी से होते हुए हम फेरिंग्स नंबर दूसरा पॉइंट, फेरिंग्स से ईसोफेगस नंबर तीसरा पॉइंट, ईसोफेगस से स्टमक नंबर चौथा पॉइंट, यहां तक हम पहुंच चुके थे। यहाँ पर हमने कुछ अदर स्ट्रक्चर जैसे लीवर है तो हमने लीवर को पढ़ा। जैसे नंबर 1 स्ट्रक्चर हमारी कौन सी होगी? यहाँ पे लीवर, तो हमने लीवर को पढ़ लिया। लीवर के बाद में स्टमक के पीछे ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये क्या है? ये हमारा पेंक्रियाज है। तो हमने पेंक्रियाज को डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड का एग्जाम्पल थे। सलाइवरी ग्लैंड भी उसी का पोर्शन होती है, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास के अंदर हम स्टमक के आगे का पोर्शन यानी कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? पाइलोरस। पाइलोरस वाले एरिया तक हम डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम पाइलोरस वाले एरिया के आगे हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे हमारी होल इंटेस्टाइन की। होल इंटेस्टाइन। एंड उसके बाद में डिस्कस करेंगे किसके बारे में? लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या है? हमारा लास्ट पॉइंट है। ठीक है, जैसे ही हमारा ये पॉइंट डिस्कस हो जाएगा, हमारा क्या होगा? ये कंप्लीट हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये वाला इरेज कर लें, ये वाला इरेज कर लें। ठीक है, जोड़ ले ताकि दिखने में क्या हुआ हमारे लिए? इजी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे स्टमक जो है, स्टमक का कंटिन्यूएशन किस में हो रहा है? तो हमारा स्टमक होता है, इस स्टमक का कंटिन्यूएशन किस में होता है? इसका कंटिन्यूएशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक का कंटिन्यूएशन किस में हो रहा है? स्टमक का कंटिन्यूएशन हमारे पेट का या हमारे उदर का कंटिन्यूएशन किस में हो रहा है? वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हमारी छोटी आंत में हो रहा है। छोटी आंत। ठीक है, किस में हो रहा है? छोटी आंत में हो रहा है। देखो छोटी आंत, हमारे सामने 2 टर्म आएंगे यहाँ पे। एक तो आएगा छोटी आंत, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना इसके अंदर, ये तो है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे, ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। ठीक है, नाम से ऐसे लग रहा है कि जो ये वाली हमारी स्ट्रक्चर है, जिसको हमने छोटी आंत नाम दिया है, ये वाली ये तो छोटी होगी। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है, क्योंकि नाम में दिख रहा है बड़ी आंत है तो बड़ी होगी। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है,
इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो नियर अबाउट लगभग 6 मीटर के आसपास होती है, और जो हमारी बड़ी आंत है इसकी लेंथ अबाउट जो है लगभग 8 मीटर के आसपास होती है। यानी कि छोटी आंत की लेंथ तो 6 मीटर के आसपास और बड़ी आंत की लेंथ लगभग 1.5 मीटर के आसपास। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर इसको बड़ी आंत कहना चाहिए था और इसको छोटी आंत कहना चाहिए था, क्योंकि जिसको छोटी आंत नाम दिया गया है उसकी लंबाई तो रिस्पेक्टिवली ज्यादा है, और जिसको बड़ी आंत नाम दिया गया है उसकी लंबाई थोड़ी कम है। तो जब लंबाई छोटी आंत की ज्यादा है तो इसको फिर बड़ी आंत नाम क्यों नहीं दिया गया? तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जो हमारी छोटी आंत होती है ना, ये वाली जो छोटी आंत है, ये वाला पोर्शन, तो छोटी आंत जो होती है हमारी, इस छोटी आंत का जो डायमीटर है वो क्या होता है? कम होता है। डायमीटर क्या होता है इसका? कम। तो डायमीटर का मतलब क्या होता है इसका? व्यास। ठीक है, जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत का डायमीटर क्या होता है? कम होता है, और हमारी जो बड़ी आंत है उस बड़ी आंत का डायमीटर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो चूंकि हमारी बड़ी आंत का डायमीटर जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है किसकी तुलना में? स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन को डायमीटर के बेसिस पे नाम दिया गया है लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन चूंकि डायमीटर कम है इसलिए नाम दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? तो पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे थे हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने क्या बताया? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक का कंटिन्यूएशन होता है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इसको एक बार इरेज कर लें ताकि प्रॉपर्टी लिख सकें हम आसानी से। इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो हम किसकी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं यहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या प्रॉपर्टी आई पहली हमारी प्रॉपर्टी आई कि इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, वो लगभग कितनी होती है? 6 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, सेकंड हमने क्या बताया कि स्टमक का जो पाइलोरस वाला एरिया है, पाइलोरस वाला एरिया वो किस में ओपन हो रहा है? वही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तीसरी पॉइंट लिखें, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? नंबर ए पॉइंट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्यूडनम। नंबर बी पॉइंट दे तो उसको हम बोलते हैं जेजुनम। और नंबर सी पॉइंट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं इलियम। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट हुए। कौन कौन से? पहला पार्ट हुआ हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट, दूसरा पार्ट हमारा जेजुनम वाला पार्ट, तीसरा पार्ट हमारा इलियम वाला पार्ट। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि ये वाला जो एरिया है वो पाइलोनस वाला एरिया है। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं डूडेनम। ठीक है, डूडेनम कंटिन्यू किसमें होता है? डूडेनम कंटिन्यू होता है हमारे इलियम वाले पोर्शन में। ये पूरा वाला पोर्शन जो यहाँ पे दिख रहा है वो इलियम वाला पोर्शन है यहाँ से। ठीक है, सॉरी जेजुनम में। और जेजुनम किसमें चला जाएगा? जेजुनम यहाँ चला जाएगा। ये हमारा कौन सा पोर्शन आ गया? इलियम वाला पोर्शन आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ लगभग 6 मीटर, लेकिन डायमीटर कम है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, स्टमक के अंदर हमने टोटल 4 पार्ट बताए थे। कौन कौन सा? पहला कार्डियक पार्ट, दूसरा उसका फंडस वाला पार्ट, तीसरा उसका बॉडी वाला पार्ट, चौथा उसका पाइलोरस वाला पार्ट। तो स्टमक का चौथा यानी पाइलोरस वाला पार्ट जो है वो कंटिन्यू होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन का कंटिन्यूएशन जो है वो 3 पार्टों से मिलकर बनता है। पहला पार्ट कौन सा होता है इसका? पहला पार्ट इसका डूडेनम है, दूसरा पार्ट इसका जेजुनम है, तीसरा पार्ट इसका इलियम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पाइलोरस वाला पार्ट है, तो पाइलोरस वाला पार्ट सबसे पहले किसमें कंटिन्यू होता है? पाइलोरस वाला पार्ट सबसे पहले डूडेनम में ओपन होगा, डूडेनम के बाद में जेजुनम आएगी, जेजुनम के बाद में क्या आ जाएगी? इलियम आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के क्रम हो गए कि सबसे पहले डूडेनम आती है, डूडेनम के बाद में जेजुनम आती है, और जेजुनम के बाद में क्या आती है? इलियम आती है। 3 क्या आ गए? स्मॉल इंटेस्टाइन के क्रम आ गए। अब अगर हमसे पूछ ले कि इनको इनकी लेंथ के क्रम में अरेंज कीजिए, तो लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है?
लेंथ सबसे ज्यादा होती है हमारी इलियम की, इलियम के बाद में होती है हमारी जेजुनम की, और जेजुनम के बाद में किसकी होती है हमारी डूडेनम की। सॉरी माफ कीजिएगा, उसको इधर लिखते हैं थोड़ा सा। जो लेंथ होती है वो लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, लेंथ सबसे ज्यादा होती है हमारी डूडेनम की, फिर हमारी जेजुनम की, और फिर हमारी हीलियम की। ये क्या होता है, ये इनकी लेंथ का ऑर्डर होता है कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लेंथ का ऑर्डर क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लेंथ का ऑर्डर ये वाला होता है। क्लियर है इतना, क्लियर है, ठीक है। अब बात चल रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तीन प्रॉपर्टी की बात हमने कर ली यहाँ पर, नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 2 प्रॉपर्टी, नंबर 3 प्रॉपर्टी, और तीसरी प्रॉपर्टी में हमने इनकी लेंथ का ऑर्डर भी बता दिया। अब क्या है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको इरेज कर लें या नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उस स्मॉल इंटेस्टाइन पर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें हमारा डाइजेशन भी होता है, प्लस इसमें हमारा एब्जॉर्प्शन भी होता है। यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों के दोनों काम होते हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हमने देखा कि हमारी ओरल कैविटी से डाइजेशन की शुरुआत हुई थी, जहां पर हमारे सैलिवरी अमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, और लिंगुअल लाइपेज के द्वारा कुछ अमाउंट के अंदर फैट का डाइजेशन हुआ। फिर हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन हुआ, स्टमक के अंदर हमारे प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था, मेनली प्रोटीन का ही डाइजेशन हो रहा था, क्योंकि वहां पर क्या था, हमारा पेप्सिन था वहां पे, ठीक है। इसके अलावा क्या था स्टमक पे, रेनिन, रेनिन जो होता है वो ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है वो रेनिन होता है, ठीक है। मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है, कैसीन होती है, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। तो ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन हुआ फैट का और कार्बोहाइड्रेट का, स्टमक में डाइजेशन हुआ किसका, प्रोटीन्स का, ठीक है। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें क्या, अब इसमें डाइजेशन भी होगा सभी सब्सटेंस का, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद सिक्रेशन निकालती है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, या उसको सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। तो पैंक्रेटिक जूस यहाँ पर आ रहा है, आपका इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पर आ रहा है, या सक्कस एंटेरिकस यहाँ पर आ रहा है, तो इसके द्वारा डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन भी हो रहा है यहाँ पे, और जो आपने डाइजेस्ट किया उस डाइजेस्ट का यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, क्योंकि लगभग कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर केवल एब्जॉर्प्शन का काम ही बचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आपका डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। दोनों के दोनों काम एक साथ यहाँ पर कंप्लीट किए जाते हैं। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका प्रोटीन का भी डाइजेशन हो रहा है, आपके फैट का भी होता है, ठीक है। और लास्ट में क्या बच गया यहाँ पर, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी ब्रेक डाउन होता है। तो ये सब के सब डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैरी आउट किए जाते हैं, कंप्लीट किए जाते हैं, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैंने क्या बताया कि इसका खुद का जो सिक्रीशन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रीशन है उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था सक्कस एंटेरिकस, या इंटेस्टाइनल जूस नाम दिया था। क्या नाम दिया था, इंटेस्टाइनल जूस। अगर हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन को तो उसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसी नजर आएगी अंदर से, ठीक है। यहाँ पर कुछ दरार लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है,
ठीक है। तो ये जो दरार लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन। तो क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन, या हिंदी में क्या बोल सकते हैं? लीबरकुहन की दरारें। ठीक है, यहाँ पर क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन या लीबरकुहन की दरारें पाई जाती हैं, और यही पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाली ग्लैंड, ठीक है। इन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? इन ग्लैंड्स को बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड्स। ठीक है, ब्रूनर की ग्रंथियां। ये ब्रूनर ग्लैंड जो है वो एल्केलाइन सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्केलाइन सिक्रीशन निकालती हैं, यानी कि ऐसा सिक्रीशन है जिसकी पीएच क्या होती है? ग्रेटर देन 7.0 होती है। ठीक है, तो ऐसा सिक्रीशन कौन निकाल रहा है? ऐसा सिक्रीशन ब्रूनर ग्लैंड निकाल रही है। तो इनके द्वारा स्त्रावित किया गया सिक्रीशन जिसकी पीएच बेसिक होती है, वही क्या बनाता है? वही बनाता है इंटेस्टाइनल जूस। तो क्वेश्चन आ जाए कि क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन कहाँ पाई जाती हैं, तो जवाब क्या निकलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन आ जाए कि ब्रूनर की ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आंसर क्या निकलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन आ जाए कि इंटेस्टाइनल जूस की पीएच क्या होती है, तो कहोगे भाई 7 से ज्यादा होती है। या क्वेश्चन ये आ जाए कि इंटेस्टाइनल जूस का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, तो जवाब क्या दोगे? क्षारीय होती है। एक लॉजिक और बोल सकते हो आप, क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहा है? पेंक्रेटिक जूस आ रहा है, ऊपर से बाइल आ रहा है। तो पेंक्रेटिक जूस का नेचर भी बेसिक है, बाइल का नेचर भी बेसिक है, तो ओवरऑल जो नेचर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी कैसा होगा? वो भी बेसिक ही होगा। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वो नेचर के अंदर क्षारीय होती है, ना कि अम्लीय या उदासीन होती है। और यहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है वो क्षारीय माध्यम के अंदर ही क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, क्या क्या एंजाइम पाए जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो एंजाइम पाए जाते हैं आपके, वो आपके होते हैं एंजाइम डाई सैकेराइडेज, डाई 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 सैकेराइडेज क्या करेंगे? देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? पहले मोनोसेकेराइड होता है, वो मिलकर बनाएंगे आपके डाई सेकेराइड, फिर डाई सेकेराइड बनाएंगे आपके पॉलीसेकेराइड। यही बनने का क्रम होता है। तो जब टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे? टूटेंगे तो ये उल्टे टूटेंगे। कैसे टूटेंगे? कि पहले पॉलीसेकेराइड टूटेगा किसके अंदर? आपके डाइसेकेराइड में। फिर डाइसेकेराइड किसमें टूटेगा? आपका मोनोसेकेराइड के अंदर। ठीक है, ऐसे ही इनके टूटने का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर डाइसेकेराइड को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम डाइसेकेराइड पाया जाता है। और यह डाइसेकेराइड क्या करता है? यह डाइसेकेराइड जो है वो आपके जो डाइसेकेराइड एंजाइम जो आपके आपके डाइसेकेराइड होते हैं, उन डाइसेकेराइड का ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। डाइसेकेराइड का ब्रेक डाउन किसमें करेगा? यह आपके डाइसेकेराइड का ब्रेक डाउन करेगा मोनोसेकेराइड के अंदर। ठीक है, क्या करेगा? यह डाइसेकेराइड का ब्रेक डाउन करेगा मोनोसेकेराइड के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर, यानी कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरे एंजाइम की बात करें, हमारे दूसरा एंजाइम कौन सा होता है? दूसरा एंजाइम यहाँ पर इसको, है ना, वो पाया जाता है यहाँ पर हमारा आर्जिनेज। आर्जिनेज, ठीक है।
आर्जिनेज क्या करता है, जो आर्जिनेज एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है, ये क्या करता है, आर्जिनेज एंजाइम, इसको हम लिखते हैं आर्जिनेज एंजाइम जो है वो जो आर्जिनिन होता है, उस आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये वाला आर्जिनेज फंक्शन करेगा। तो आर्जिनेज एंजाइम क्या करेगा, आर्जिनेज एंजाइम जो है वो आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करेगा। कौन कौन से एंजाइम आए हमारे हमारे यहाँ पर डाइसैकेराइडाइज आ गए, हमारा यहाँ पर आर्जिनेज आ गया। इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम लाइपेज होते हैं, इंटेस्टाइनल लाइपेज, यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाएगा फैट के लिए, तीसरा एंजाइम का नाम लिखते हैं हम फैट से। तो तीसरा एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है हमारा, वो हमारा कौन सा पाया जाता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या करेगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है वो इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले फैट को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा फैट का डाइजेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे जितने भी प्रकार के डाइजेशन है वो सारे के सारे डाइजेशन, चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट का हो, वो सब के सब डाइजेशन कंप्लीट किए जाते हैं। अब जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होगा, देखो क्या होता है कि डूडेनम, अच्छा एक चीज और है, जो हमारी इलियम वाला पोर्शन होता है ना, उस इलियम वाले पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं पेयर्स पैचेज। पेयर्स पैचेज, ये पेयर्स पैचेज क्या करते हैं, पेयर्स पैचेज जो है वो यहाँ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आ रहा है तो इलियम में पाए जाने वाले पेयर्स पैचेज क्या करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। तो ये एक इनेट इम्यूनिटी, जन्मजात मिलने वाली प्रतिरोधक क्षमता का एग्जाम्पल है, जो क्या करता है, हमें बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या बताया कि डायमीटर ज्यादा होता है या कम होता है, लेंथ कितनी होती है, ठीक है, कितने इसके पार्ट होते हैं, उन पार्ट के अंदर लेंथ का ऑर्डर क्या होता है, कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर निकाले जाते हैं, ठीक है। अब अगला पोर्शन मैंने क्या बताया कि यहाँ पर डाइजेशन भी होता है और यहाँ पर अब्जॉर्प्शन भी होता है। तो डाइजेशन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अब्जॉर्प्शन का काम भी किया जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, एक बार देख भी लेते हैं। ये वाला पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये वाला जो पोर्शन हमें दिखा है ना आपको, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये देखो, ये इसने यहाँ पर डूडेनम दिखा रखा है, ठीक है, ये यहाँ पर इसने जेजुनम दिखा रखा है, और लास्ट में इसने यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन इलियम दिखा रखा है। तो तीनों के तीनों पोर्शन किसके हो गए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन हो गए। अब देखो इलियम वाला पोर्शन जो है आप देखोगे यहाँ पे, इसको इरेज कर ले वापस एक बार, जो आप देखोगे यहाँ पे, तो इलियम वाला पोर्शन जो है ना, तो ब्लैक से, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है आपको, ये जो आपका इलियम वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन इलियम का, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रहा है। देखो इसको डायग्राम से समझो आप, ये आपकी इलियम आई, ठीक है, ठीक है, इलियम आने के बाद यहाँ पर एक वाल्व होता है, और ये इलियम जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये जो हमारी इलियम है, ये इलियम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। ये वाला लार्ज पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सीकम। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे हमारी इलियम वाला पोर्शन। और ये जो पोर्शन यहाँ पर आपका आता है, ये वाला, ये क्या है, ये है इलियोइकल वाल्व,
ये कौन सा पोर्शन आ गया, ये पोर्शन आ गया इलियोसिकल वाल्व। कहीं भी हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई वाल्व है तो ये वाल्व कैसे फंक्शन करता है, ये वाल्व जो है तो ये वाला जो वाल्व है ये फंक्शन किससे करेगा, सारी के वाल्व यूनिडायरेक्शनल फंक्शन करते हैं, मतलब एक ही दिशा के अंदर सबस्टेंस को कैरी करने का काम करते हैं। तो ये वाला वाल्व किससे करेगा, ये भी यूनिडायरेक्शनल काम करेगा, डायरेक्शनल फंक्शन करेगा। यूनिडायरेक्शनल फंक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फंक्शन का मतलब होता है कि ईलियम के अंदर प्रेजेंट सब्सटेंस को केवल सीकम की ओर जाने देगा। ऐसा नहीं है कि सीकम वाले सब्सटेंस को वापस ईलियम में जाने देगा, ऐसे नहीं करने देगा। तो यूनिडायरेक्शनल ही यह क्या करता है, फंक्शन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन आज हमने पढ़ा, आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किया। इसके अंदर हमने डाइजेशन वाला पोर्शन ही पढ़ा है। एक एंजाइम और था इरेप्सिन, जिसको हम थोड़ा सा माइंड से मिस कर गए, बट ठीक है, हमने ओवरऑल सारे एंजाइम बताए आपको कि किस प्रकार से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमने बात की आज स्मॉल इंटेस्टाइन की, लेंथ क्या है, क्या डायमीटर होता है, पार्ट होते हैं, पार्ट की लेंथ क्या है, उनके बारे में डिटेल में बात की। फिर हमने आपसे किसके बारे में बात की, उसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, और डाइजेशन करने के बाद में वाल्व के द्वारा कैसे हुआ फूड सब्सटेंस इलियम से होते हुए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की ओर भेज दिया जाता है। ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो कौन सी मूवमेंट के द्वारा होती है, परमाणु कुंचन गति या पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा होती है। तो ये तो था हमारा डाइजेशन तक का पोर्शन। एक पोर्शन बच गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन है, और फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।